हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंजियोस्पर्म और दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या प्लांट लाइफ साइकिल। तो दो पार्ट बेटा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं ना, प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके 11th का 3rd चैप्टर है। इसमें इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 5 वीडियो डिस्कस कर लिया है। एक प्लांट क्लासिफिकेशन की, एक अलगा की, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा और एक जिम्नोस्पर्म की। अब ये लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास में बेटा हम लोग एंजियोस्पर्म और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या प्लांट लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज का हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। पहले एंजियोस्पर्म समझते हैं। देखिए, जितना डिटेल में हमने अलगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, उतनी डिटेल में एंजियोस्पर्म नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एंजियोस्पर्म बेटा और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। जब आप लोग 12th क्लास में आएंगे ना, तो वहां पर एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर एंजियोस्पर्मी और उसकी रिप्रोडक्टिव फेज बहुत डिटेल में दिया है। तो हम लोग यहां पे इसका समराइज फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, सो एंजियोस्पर्मी जो है पूरे प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इस एंजियोस्पर्मी में पाए जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाया जाता है, यानी अलग अलग तरह के इलाकों में आप चले जाइए, पानी में, जमीन पे, पथरीली इलाकों में, पत्थर पे, हर तरह के हैबिटेट्स पे आपको एंजियोस्पर्म मिलेगा और हर तरह की साइज में मिलेगा। यानी अगर आप देख लीजिए तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है वॉल्फिया और सबसे बड़ा जो होता है वो इक्लिप्टस होता है। कई 100 मीटर का ये इक्लिप्टस होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म होता है ये सबसे ज्यादा रीसेंट है और मोस्ट इवॉल्व है। ये तो बात हमें क्लियर है, क्योंकि हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्लांट के केस में। और यहां पर सबसे पहले अलगी आया, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो इस लिहाज से बेटा एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट रीसेंट है और मोस्ट इवॉल्व है। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं। एंजियोस्पर्म के केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। आप लोग जानते हैं, इतना आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले की क्लास में। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा वो फ्लावर होता है। और फ्लावर में 4 चीज होती है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रूशियम है, गाइनिशियम है। फ्लावर में 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लावर में 4 फ्लोरल व्हर्ल्स पाए जाते हैं। 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। एक है कैलिक्स, दूसरा है बेटा कोरोला, तीसरा है एंड्रूशियम और लास्ट है गाइनिशियम। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनिशियम। इसमें कैलिक्स जो है, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स ग्रीन कलर पार्ट होता है। कोरोला जो होता है वो ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है इंसेक्ट या पॉलिनेटर्स को। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा वो एंड्रूशियम है। एंड्रूशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और एंड्रूशियम की जो यूनिट होती है, जो सिंगल एंड्रूशियम जो होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टेमिन। ठीक है, एंड्रूशियम की यूनिट को हम लोग स्टेमिन कहते हैं। जिस तरीके से कैलिक्स की यूनिट को सेपल, कोरोला की पिटल, एंड्रूशियम की यूनिट को स्टेमिन, और गाइनिशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है बेटा कार्पिल या पिस्टल। कार्पिल या पिस्टल। ठीक है, और ये कैसा है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ठीक है बेटा, तो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन है? एंजियोस्पर्म में वो फ्लावर है। फ्लावर में 4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं, उन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनिशियम। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंड्रूशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो गाइनिशियम है। ठीक, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है स्टेमिन, देखिए ये स्टेमिन है, ठीक है, ये स्टेमिन है। याद करिए मैंने आप लोगों को बताया अभी कि एंड्रोशियम, एक फ्लावर में कई स्टेमिन हो सकती हैं, तो उनको मिला के हम एंड्रोशियम कहेंगे। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी? स्टेमिन। स्टेमिन में ये वाला जो पार्ट है इसे एंथर कहते हैं, और यही बेटा एंथर है जिसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है? ये एंथर है, ये बेटा फिलामेंट है, ये दिस इज फिलामेंट। अब होगा क्या? देखो हम समझते हैं जरा, है ना। एंथर जो है, एंथर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड मतलब पता है ना, जानते हैं ना आप लोग डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है? देखो डिप्लॉयड हैप्लॉयड, जैसे अगर मैं स्पर्म की बात करूं वो हैप्लॉयड होता है, एग की बात करूं वो हैप्लॉयड होता है, कोई गैमीट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है, वो हैप्लॉयड होता है। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूं आपसे ह्यूमन की सेल की, ब्लड की सेल की, स्किन के सेल की, तो वो कैसी होती है? वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब होता है इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं ऐसे, दिस इज डिप्लॉयड। तो ह्यूमन के केस में डिप्लॉयड जो है वो 2n = 46 होता है, और हैप्लॉयड के केस में क्या हो जाएगा? n = 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिप्लॉयड। तो एंथर कैसा है? डिप्लॉयड है। क्योंकि याद करो डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि एंथर किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। ये बात मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं कि स्पोरोफाइट के जो भी पार्ट्स होंगे, स्पोरोफाइट का कोई भी पार्ट होगा वो कैसा होगा? वो 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। और गैमेटोफाइट का कोई भी पार्ट होगा वो कैसा होगा? वो n होगा। तो एंथर का जो पूरा पोर्शन है ये स्पोरोफाइट में आता है, इसलिए कैसा है? 2n, ठीक है। अब देखो एंथर के अंदर होता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जाहिर सी बात है माइक्रोस्पोरेंजिया भी 2n होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, या माइक्रोस्पोरेंजिया जब फर्दर इसमें माइटोसिस होती है तो पॉलन सैक बनाता है, ये भी 2n होगा, ठीक है। अब पॉलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज पाया जाता है, ये भी 2n होगा, ठीक है बेटा। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज में जब फर्दर माइटोसिस होती है तो वो क्या बनाती है? MMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है? ये भी 2n होगी। हो गया। अब देखो, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में बेटा होगी मियोसिस। अब जब इसमें मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और माइक्रोस्पोर कैसा होता है? n होता है। माइक्रोस्पोर कैसा, कितना बनेगा बेटा? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, है ना। 4 माइक्रोस्पोर बनते, इसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। अब आप पूछेंगे मुझसे कि सर यहां पर तो 2n था, यहां n कैसे हो गया? तो अभी मैं आपको आगे, जब आप हम लोग 3rd यूनिट में सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माइटोसिस और मियोसिस। थोड़ा सा बस आपके काम भर का मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि देखो जब भी बेटा माइटोसिस होती है ना, तो माइटोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम की प्लॉइडी होती है वो सेम रहती है। यानी अगर मान लो किसी, ये एक सेल है, वो सेल कैसी है? 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, मतलब इस तरह की है। अब अगर बेटा अगर इस सेल में माइटोसिस हो ना, अगर इसमें माइटोसिस होती है तो क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहता है, देखो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर माइटोसिस होगी तो एक सेल अगर है तो उससे 2 सेल बनेगी, तो बेटा इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है? सेम रह जाता है माइटोसिस के केस में। लेकिन मियोसिस के केस में ये चीज नहीं होती है। मियोसिस में मान लो अगर ये एक सेल है, इसमें मियोसिस होनी है, ठीक है बेटा, ये एक सेल है, इसमें मियोसिस होनी है। मियोसिस असल में 2 पार्ट में बटी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, सॉरी। अब ये आपकी होगा मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अब फिर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा। अब इससे भी 2 सेल, इससे भी 2 सेल, और ये सारी कैसे? और मियोसिस सेकंड कैसा होता है? मियोसिस सेकंड बेटा माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस सेकंड इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइटोसिस। तो यहां पर क्या होगा? ये देखो, ये पूरी मियोसिस है, ये आपकी मियोसिस है, ये पूरी मियोसिस है। इसमें हुआ क्या कि एक सेल है ना, एक सेल से कितनी सेल बन रही है? देखो तुम लोग,
एक सेल से बेटा 4 सेल बन रही है। ये बात याद रखिएगा अभी फिलहाल आप लोग। देखो कैसे हो रहा है, ये जाहिर सी बात है पूरा प्रोसेस है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे और इतना बढ़िया सा आप पढ़ाएंगे, आप लोगों को एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेल डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, इसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। फिलहाल अभी बस तुम काम भर की चीज सुन लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया काम भर की चीज, कि जब किसी सेल में माइटोसिस होगी तो हमेशा 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, एक माइटोसिस से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, और क्रोमोसोम प्लॉइडी क्या होता है वो सेम रहेगी। लेकिन जब मियोसिस होती है बेटा, तो क्या होता है कि क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये एक सेल है, ये फिर मियोसिस बटी होती है 2 पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ये 2 हो गया, फिर ये इस तरीके से हो गया। यानी एक मियोसिस से कितनी सेल बन गई, बोल बेटा, 4 सेल बन गई, और क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया, हाफ हो गया। इसीलिए देखो मैंने आपसे कहा कि जब एमएमसी में यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब आप क्या करेंगे, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो कि 2n है ना, मान लो अगर मैं कहूं कि ये एमएमसी है, मान लो अगर मैं कहता हूं ये एमएमसी है, तो कितने सेल बनेंगे इससे, 4 बनेंगे। देखो 4 बने माइक्रोस्पोर, और क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या होगा, जब माइक्रोस्पोर फर्दर मैच्योर हो जाएगा, अब उसे हम क्या कहने लगेंगे, पॉलन ग्रेन कहने लगेंगे। अब पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन में बेटा जब फर्दर माइटोसिस होगी ना, पॉलन ग्रेन में जब फर्दर माइटोसिस होगी तो क्या बनाएगा, मेल गैमीट, और ये भी मेल गैमीट कैसा होगा, एन होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि माइटोसिस के केस में प्लॉइडी क्या होती है, सेम होती है। देखो यहां पर पॉलन ग्रेन एन है तो यहां पर मेल गैमीट भी एन हो गया। बात समझ में आ गई। तो हम पॉलन ग्रेन को कह सकते हैं क्या, ये मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट है किसमें, मेल गैमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म में। देखो याद करो तुम लोग, लास्ट क्लास में मैंने जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था, जिम्नोस्पर्म में भी पॉलन ग्रेन बन रहा था, लेकिन वो कैसा था, हाईली रिड्यूस किस्म का था। यहां पर वेल डेवलप पॉलन ग्रेन होता है जो कि मेल गैमीटोफाइट कहलाता है। ये पॉलन ग्रेन में जब फर्दर डिवीजन होता है तो क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है। बात समझ में आ गई, यहां तक मेल गैमीट हमारा बन गया। अब हम कहां देखेंगे, अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, फीमेल गैमीट की तरफ। अब होता क्या है, ये आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे ये सब बेसिक बात। अब मेल गैमीट यहां पे एंथर के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया ना। अब होगा क्या बेटा, जो मेल गैमीट है वो, और मान लो अगर फीमेल गैमीट यहां है, फीमेल स्ट्रक्चर यहां पे है, दूर है, बहुत दूर है, होगा क्या कि मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में उड़ के कहां तक चला जाएगा, फीमेल पार्ट पर उड़ के चला जाएगा, या एनिमल्स के जरिए से या पानी के जरिए से चला जाएगा, कहां पर, फीमेल पार्ट पे। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन कहते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम मेल पार्ट टू दी फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये है कार्पिल, दिस इज कार्पिल या पिस्टिल, ये कार्पिल या पिस्टिल है। इसमें देखो ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ओके, दिस इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी जब पॉलन ग्रेन आएगा ना, पॉलन ग्रेन बेटा यहीं पर आएगा, ये पॉलन ग्रेन है जो मैं रेड से बनाया हूं, ये पॉलन ग्रेन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलन ग्रेन यहीं पर सबसे पहले आएगा। अच्छा, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल, उसके बाद ये देखो स्वेलन पार्ट है, ये देखो स्वेलन पार्ट है, ये इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, बोल बेटा, एग होता है, मतलब फीमेल गैमीट होता है। इसमें फीमेल गैमीट एग होता है, मतलब फीमेल गैमीट, और इसे हम लोग कार्पिल या पिस्टिल कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, लेकिन हमें असल में मेन पढ़ना है किसके, एग के बारे में। अब देखो होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया ना,
अब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है ऐसे। अरे भाई तुम खुद सोचो कि पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट, मेल गैमीट यहां है, फीमेल गैमीट यहां है, आखिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा? तो कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए ना भाई। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है क्या? पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के जरिए से क्या होगा? मेल गैमीट कहां पहुंच जाएगा? फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाएगा। बोल भाई यहां तक मामला समझ में आया? अब आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। अब हम ओव्यूल को जरा देख लेते हैं, क्योंकि ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, है ना? ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर है क्या? एग। तो थोड़ा सा ओव्यूल देख लेते हैं। ये बेटा मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रखा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दिस इज द, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ओव्यूल में बेटा, ओव्यूल जो होती है बाहर की तरफ प्रोटेक्ट होती है दो लेयर से, है ना, पूरी बॉडी में। उसे हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं, इसे हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। अच्छा, ओव्यूल में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है। ओव्यूल में न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसिलस। ये एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। जब मेल गैमीट, जब फीमेल गैमीटोफाइट का जर्मिनेशन होता है तो यही न्यूसिलस क्या करती है? उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इस वाले एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल एंड, और इसके अपोजिट वाले को हम लोग कहते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, चैलेजल एंड। ये जो स्टॉक है ना, ये, इसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। ये स्टॉक है बेटा, दिस इज स्टॉक, है ना? ये स्टॉक है जो क्या करता है? ओव्यूल को किससे अटैच करता है? प्लासेंटा से। ठीक है, प्लासेंटा से अटैच करता है। तो ये आपका ओव्यूल है। ये हो गया फ्यूनिकल। यहां पर है हाइलम। हाइलम क्या करता है? ये एक पॉइंट है जो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये मेन है, ये है आपका ये वाला पोर्शन है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को बेटा हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। अब देखो तुम लोग, एम्ब्रियो सैक में ये जो 3 सेल है ये एंटीपोडल सेल होती हैं। ये जो 3 सेल है ये कैसी हैं? एंटीपोडल सेल होती हैं। यहां पर बीच में इस तरीके से ये पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है, पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है। ठीक है, ये जो खाली दिख रही है आपको सेल, ये वाली जो व्हाइट में, ये क्या है? इसे बेटा हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। उसके बाद देखो बेटा, ये है एग, है ना, और ये है आपका सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड, ये एग, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल। अच्छा, एक और बात बता दे तुम लोग को बेटा, इंटेगुमेंट जो होता है वो 2n होता है। इंटेगुमेंट जो होता है वो 2n है। न्यूसिलस भी 2n होती है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? n होता है। इसलिए एम्ब्रियो सैक के अंदर के जितने पार्ट होंगे वो सब n हो जाएंगे। मतलब एंटीपोडल भी n, पोलर न्यूक्लियाई n+n, एग भी n, और सिनर्जिड भी n होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है। और मेन ओव्यूल के अंदर का जो पार्ट है वो है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ फीमेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट होता है जिसे हम लोग एक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक n होती है। अच्छा, एक और बात तुम लोग बता दें, एम्ब्रियो सैक जो होती है, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती है एंड 8 न्यूक्लियाई होती है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई सेल। ये दोनों मिला के एक कहलाती है। ये 2 न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के एक कहते हैं। तो 6, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 सेल हो गई। और 8 न्यूक्लियस मतलब 3 3 6 और ये 2 8, 8 न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है बेटा, तो ये है ओव्यूल। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कि आखिर जो फीमेल जो
गैमेटोफाइट है, यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो लार्जर सेल होती है ना न्यूक्लियस की, जो लार्जर सेल होती है न्यूक्लियस की, उसे हम लोग कहते हैं एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2n होती है। फिर से मैं बोल दूं, ये एमएमसी आती कहां है, द लार्जर सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, द लार्जर सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्योंकि बेटा ये 2n है, लिहाजा मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। अब मियोसिस होगी तो क्या होगा, देखो कहां गया, ये देखो मियोसिस, ये मैंने मियोसिस पढ़ाया था ना तुम लोग को। मियोसिस होगा तो क्या होगा, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यही तो था ना, देखो यहां पर भी यही होता है, यहां पर भी बेटा यही होगा कि जब एमएमसी में मियोसिस होगी, एमएमसी में यानी मेगा स्पोर मदर सेल में, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं और मेल वाले केस में भी एमएमसी ही कहते हैं, लेकिन वहां पर उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं और यहां पर हम उसे मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब इसमें जब मियोसिस होगी तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर n हो जाएगा, हो गया। अब होता क्या है बेटा कि 3 डी जनरेट कर जाते हैं, 3 मेगा स्पोर डी जनरेट कर जाते हैं, ठीक है बेटा, 3 मेगा स्पोर डी जनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक बचा रह जाता है। 3 डी जनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक बचा रह जाता है, और जो बचा रह जाता है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। जो बचा रह जाता है उसे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। बात समझ में आ गई, जो बचा रह जाता है उसे बेटा हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है ना, फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जब एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल में, और मेगा स्पोर मदर सेल आती कहां से है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल। इस एमएमसी में यानी मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो क्या होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे जिनमें से 3 डी जनरेट कर जाता है और सिर्फ एक क्या होता है, फंक्शनल होता है, जिसे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में बेटा फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन से क्या होगा, पहली बार 2 न्यूक्लियस बनेंगे, है ना, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद फिर इनमें फिर इसमें फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है, यहां पर भी फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होगा, इनसे भी 2 बनेंगे, इनसे भी 2 बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बन गया बेटा। अब उसके बाद फिर यहां पर फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन होता है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसमें भी फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 4 बन गया, इसमें भी इन दोनों में हुआ फिर 4 बन गया। अब होगा क्या बेटा, ये जो 4 बने ना, अब इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है कि देखो 3 जो है वो ऊपर की तरफ चले आते हैं, है ना, यानी इनमें से एक बीच में आता है और इन 4 में से भी एक बीच में आता है। ऐसे देखो, इनमें से एक बीच में आया, इनमें से एक बीच में आया, ठीक है। और अब ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें से ये क्या है, ये तीनों सेल एंटीपोडल सेल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ये तीनों एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई है बेटा। ये क्या है, ये है एग, और ये क्या है, ये सिनर्जिड है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गया ना, फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं, अरे भाई मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, वो स्ट्रक्चर जो गैमीट रखता है, यानी यहां पर मैं कह रहा हूं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी वो स्ट्रक्चर, वो थैला, वो बैग जिसमें फीमेल गैमीट हो उसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो एम्ब्रियो सैक क्यों फीमेल गैमीट होता है, क्योंकि देखो इसके पास क्या है, एग पाई जाती है, बोलो समझ में आ रहा, इसके पास एग पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये है एग। अच्छा, अब होता क्या है
कि वही बात जो मैंने यहां पर बताई थी कि जो लार्ज सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एमएमसी, वही मैंने लिखवा दिया है कि लार्ज सेल ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, एमएमसी में मियोसिस होगी तो वो 4 मेगास्पोर बनाएंगे, जिनमें से 4 में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, और जो सिर्फ बचा रह जाएगा, और जो बचा रह जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें कितनी सेल होंगी, जितनी बेटा 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियाई होगी। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, हाँ अब मैंने वही बताया था कि जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन विंड के जरिए से भी हो सकता है, वाटर के और इंसेक्ट के जरिए से, इसके अलावा और दूसरे भी जरिए, इंसेक्ट, स्नेक के जरिए से, स्नेल के जरिए से, बर्ड्स के जरिए से, और भी दूसरे रास्ते हैं जिसके जरिए से पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पढ़ लिया, मेल गैमीट कैसे फॉर्म होता है वो भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि फीमेल गैमीट कैसे बनता है वो भी पढ़ लिया अभी हमने लास्ट स्लाइड में। अब हम लोग चलते हैं कि जब मेल गैमीट भी बन गया, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन भी हो गया और पॉलिनेशन भी हो गया, पॉलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी आ गया। अब हम देखते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है। अब देखो बेटा, मैंने यहां से स्टार्ट किया है, अब हुआ क्या है, देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये जो ब्लैक से मैंने पूरा बनाया, और ये मैं दिखा रहा हूं कि पॉलन ट्यूब है। देखो ये वाला, यही वाला डायग्राम है ये, हाँ देखो इसी तरीके से मैंने दिखाया है। मैंने सिर्फ यहां पर एम्ब्रियो सैक दिखाया है, जो डायग्राम में तुम्हें दिखा रहा था अभी, एम्ब्रियो सैक दिखाया प्लस पॉलन ट्यूब दिखाया। ठीक है, अब होगा क्या बेटा कि देखो ये पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब, क्योंकि देखो स्टिग्मा पर क्या रहता है, पॉलन ट्यूब तो स्टिग्मा पर रहता है और मेल गैमीट भी वहीं रहेगा, लेकिन फीमेल गैमीट कहां रहता है, एम्ब्रियो सैक के पास। तो फीमेल गैमीट को तो यहां आना है ना भाई किसी तरीके से, अरे सॉरी मेल गैमीट को तो फीमेल गैमीट से मिलेगा तभी तो जाइगोट बनेगा और फर्दर सीड का फॉर्मेशन होगा और नया प्लांट का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब देखो ये पॉलन ट्यूब के जरिए से आता है ना, पॉलन ट्यूब के जरिए से 2 मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन के जरिए से 2 मेल गैमीट आता है। अब होगा क्या बेटा, अब एक मेल गैमीट जो है, सुन लो मेरी बात अच्छे तरीके से, एक मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, एक मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा और क्या बना देगा, वो बना देगा बेटा पोलर इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम लोग पेन कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये 3N होता है ना, पेन, पोलर इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, नहीं सॉरी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, सॉरी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेटा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रिपल फ्यूजन के जरिए से क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन के जरिए से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, यानी जिसे पेन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो गया। अच्छा अब होगा क्या, अब ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट बचा ना, वो आएगा और एग से फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है, एग से फर्टिलाइज कर जाएगा। जब बेटा ये एग से फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा, जो कि 2N होता है ना, और किस प्रोसेस के जरिए से, सिनगैमी के जरिए से, सिनगैमी के जरिए से ये क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ये जाइगोट जो है ये फिर बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो जो है फर्दर सीड का फॉर्मेशन करेगा, और ये सीड के जरिए से क्या होगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि 2 जगह रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बेटा फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, या अगर मैं इसको ऐसे इलैबोरेट करूं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, समझ में आया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहां देखो एक फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि ये जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है, तो क्या बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये बेटा इस तरीके से होता है कि ये पेन जो है ये फर्दर जब इसमें डिवीजन होता है तो ये क्या बना लेता है, इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म बहुत तरह के होते हैं, ये सब तुम लोगों को नहीं पढ़ना है अभी,
ये इंडोस्पर्म बेटा 3n होता है, ठीक है, ये इंडोस्पर्म 3n होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इसने क्या बना लिया, पेन और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरे फर्टिलाइजेशन से जिसे सिनगैमी कहते हैं, उसके जरिए से उसने जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन कर लिया। अच्छा, क्योंकि बेटा यहां पर यानी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, एक फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक फर्टिलाइजेशन से आपके जाइगोट का और एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन is chief characteristic of angiosperm। ठीक है बेटा, इट इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक और बात बता दे रहा हूं कि इंडोस्पर्म का, भाई ये तो समझ में आ गया कि जाइगोट का क्या फंक्शन होता है, इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, क्यों इंडोस्पर्म बनता है। तो बेटा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ये होता है, इंडोस्पर्म असल में इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? ये इंडोस्पर्म। बात समझ में आ गई यहां तक आप लोगों को? क्योंकि यहां पर दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे चले, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है देखो। वैसे तो मैंने आपको किस तरीके से मेल गैमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये लाइफ साइकिल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है और इसी तरह का फिगर बना के एक दो बार क्वेश्चन मेडिकल में भी और बोर्ड में भी पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है लाइफ साइकिल बनाइए एंजियोस्पर्म की 4 नंबर में, 5 नंबर में, उसको एक्सप्लेन करिए। तो इसलिए मैं उसे बनवा दे रहा हूँ। देखो बेटा, ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि स्पोरोफाइट 2n होता है। ये प्लांट मैंने पूरा दिखाया है, ठीक है। अच्छा, प्लांट में आपको पता है कि जाहिर सी बात है फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसमें भी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो तुम, ये स्टेमन भी 2n होगा और कार्पेल भी 2n होगा। ये मैंने स्टेमन का स्ट्रक्चर दिखाया इधर कार्पेल की तरफ। पहले हम उधर देख लेते हैं जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बेटा क्या होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस, अरे एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैं लिख दे रहा हूं उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, अब यहां पर क्या होगी, यहां पर मियोसिस होगी तो क्या बना देगा, मैं इसको दूसरे पेन से बना दे रहा हूं। अब देखो, मैं जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ना, गैमेटोफिटिक मैं रेट से बना दे रहा हूं। माइक्रोस्पोर बना लिया, माइक्रोस्पोर ने पॉलन ग्रेन बना लिया, ठीक है, पॉलन ग्रेन बना लिया। इधर देखो तुम, इधर देखिए, अब यहां पे कार्पेल है, ये कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखाया है। कार्पेल जो है फर्दर क्या बना देगा बेटा, फर्दर क्या बनाएगा, कार्पेल जो है वो फर्दर बनाएगा एम्ब्रियो सैक। और वो एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, एम्ब्रियो सैक भी एन होता है। देखो ये मैंने यही दिखाया है, ये बेटा मैंने एम्ब्रियो सैक दिखाया है। यहां पर है 2 मेल गैमीट और ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है ना। पॉलिनेशन के जरिए से जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पर आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ गया, यह हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, जब ये गैमीट है तो वो एग से फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बना देगा, जाइगोट भी कैसा होता है, 2n होता है। अब ये जाइगोट जब फर्दर डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो भी बेटा 2n होता है। एम्ब्रियो फर्दर सीड बनाएगा, ये भी 2n होता है और सीड फिर से क्या करेगा, एक नया प्लांट बना देगा जो कि स्पोरोफाइट कहते हैं।
अब आप इस पूरी लाइफ साइकिल में देखिए, इसीलिए हम इस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को अभी जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसे हम लोग डिप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉन्टिक इसलिए कहते हैं कि आप खुद देखिए कि पूरी लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन सा फेज डोमिनेट कर रहा है, तो आप पाएंगे कि पूरी लाइफ साइकिल में बेटा जो 2n है यानी स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलिए बेटा, बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो यहां तक तो हमने क्या पढ़ लिया, एंजियोस्पर्म आज कंप्लीट कर लिया हमने। यहां तक बेटा हमारा पूरा एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की स्टेज में, तो इस एंजियोस्पर्म में पूरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। वैसे डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने 11th में वो 10th क्लास में भी पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ रखा है। और उसके बाद ये पूरी लाइफ साइकिल हमने एंजियोस्पर्म की बताई। यहां पर ये भी मैंने आपको बहुत क्लियर बना दिया, क्योंकि ये चीज मैं अभी आगे आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी बताऊंगा। यहां पर देखो एकदम लाइफ साइकिल देखने से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जो रेड वाला पोर्शन है सिर्फ वो 2-3 जगह है, एक यहां है और एक यहां पे है ना। और उसके अलावा पूरे बोर्ड पे कौन छाया हुआ है, पूरी लाइफ साइकिल में बेटा कौन छाया हुआ है, जो 2n है यानी डिप्लॉयड जो है यानी स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वो छाया हुआ है, डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए ये लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। प्लांट लाइफ साइकिल या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अरे भाई मैंने आप लोग बताया था कि जिस तरीके से ह्यूमन में, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन में 3 तरह की लाइफ साइकिल होता है, 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। सबकी सारे इंसानों में 3 तरह के फेजेस आते हैं। सारे इंसानों क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भाई एक बचपने का फेज होता है, जुवेनाइल फेज जिसे कहते हैं, एक रिप्रोडक्टिव फेज या मेच्योर फेज होता है, जवानी का फेज जिसे कहते हैं, और एक फेज बेटा सीनेसेंस फेज होता है। सीनेसेंस फेज कहते हैं जिसे हम लोग डेथ फेज भी कह सकते हैं, या जिसे हम लोग बुढ़ापे का फेज कहते हैं। हर इंसान में ये 3 तरह के फेज होते हैं ना। उसी तरीके से आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक, हर प्लांट में 2 फेज पाया जाता है। एक स्पोरोफाइट होता है बेटा और एक गैमेटोफाइट होता है। बात समझ में आई? एक स्पोरोफाइट होता है, एक गैमेटोफाइट होता है। जिस तरीके से हम इंसानों के केस में अगर देखा जाए तो अलग अलग फेज डोमिनेट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं पैसा कमाने के सेंस में बात करूं तो कौन सा फेज डोमिनेट करेगा, आप कहेंगे जवानी का फेज डोमिनेट करता है ना। तो वो जवानी का फेज उसमें डोमिनेट करता है। इसी तरीके से प्लांट में भी अलग अलग प्लांट अलग अलग तरह के फेज डोमिनेट करते हैं। अलगी ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा था, उसके ऊपर जब हम आए तो स्पोरोफाइट डोमिनेट कर रहा था। अभी जो लाइफ साइकिल मैंने आपको जिम्नोस्पर्म की दिखाई उसमें भी आप देख रहे थे कि स्पोरोफाइट ही डोमिनेट कर रहा था और बहुत ही कम जगह कौन था, गैमेटोफाइट था। तो इसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि एक बार क्या होता है, स्पोरोफाइट आता है, फिर गैमेटोफाइट आता है, उस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। देखो यही तो है ना भाई कि ये सारे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है। ये देखो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, अब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर बेटा गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, और ये इस तरीके से चलता रहता है ना। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही बेटा हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है ना। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों तरह के डिवीजन हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था। चाहे सेल आपकी ऐसी हो, इसमें भी माइटोसिस हो सकती है और 2 सेल बनाएगी एन की, और चाहे ऐसी हो यानी डिप्लॉइड हो, इसमें भी 2 सेल बनेगी और 2n बनेगा। ठीक है, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। इन दोनों ही केस में बेटा माइटोसिस हो रही है। ठीक है, तो इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। बात सही है। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट, है ना। इसकी जो हैप्लॉइड सेल होगी, जाहिर सी बात है अगर उसमें माइटोसिस होगी तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसमें अगर माइटोसिस होगी तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। ठीक है, अच्छा। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट पर कहते हैं, प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस। आप लोग
लाइफ साइकिल देखिए, जो मैंने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया है, जब आप उस असल में जो मैंने वहां पर पढ़ाया है ना, वही मैं यहां पर रिपीट करा रहा हूं। मैं कोई नई बात आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स है, कुछ आपको बताऊंगा, कुछ टर्म्स है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और वहां पर एकदम क्लियर कर चुका हूं, उसी को मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैमीट जो बनेगा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, वो जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट 2n होता है, इज फॉर्म विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म स्पोरोफाइट। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देखो, ये है जाइगोट। जाइगोट कैसा है? 2n है, और ये कैसे बना है? मेल गैमीट फीमेल गैमीट के मिलने से बना है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में माइटोसिस हो रही तो क्या बन जा रहा है? स्पोरोफाइट बन रहा है। वही बात तो ये कह रहा है, देखो यही बात ये कह रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? स्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। आप लोग उठा के देखिए, टेरिडोफाइट्स में जाइए, ब्रायोफाइट्स में जाइए, लाइफ साइकिल देखिए बेटा, पेज पलटिए आप लोग। अगर नोट्स आप लोगों ने बना रखा है ईमानदारी से, है ना, अगर नोट्स आप लोगों ने बनाया है तो वहां पर आप ये देखेंगे कि मैंने वहां पर दिखाया है बेटा कि स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होती है तो वो हैप्लॉइड स्पोर का बनता है। चलो यहां पर भी मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ये देखो, हाँ एमएमसी, या यहां पर जो एमएमसी आती है मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर, इसमें जब मियोसिस हो रही तो क्या हो रहा है? देखो, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय मियोसिस। These spore germinate and divide by mitosis to form haploid plant body. Haploid plant body मतलब, haploid plant body मतलब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा वाली लाइफ साइकिल देखिए आप लोग, नोट्स पलटिए देखिए, वहां पर बेटा मैंने साफ लिखवाया है कि स्पोर से लिवर वॉर्ट के केस में डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनता है, लेकिन जब मॉस के केस में स्पोरोफाइट पहले प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमा फिर क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। देखो, अच्छा, thus during life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generation between gametophyte and sporophyte। वही बात जो मैंने कई बार कहा है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, इसे ही हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अच्छा, इस बेसिस पे प्लांट में लाइफ साइकिल तीन तरह की हो सकती है, तीन तरह की हो सकती है। एक है, सॉरी, सबसे पहले है बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये पाई जाती है मोस्ट ऑफ द अलगा, सारे में तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ज्यादातर में, मोस्ट ऑफ द अलगा। अब अलगा में आप ये देखेंगे कि इसमें कौन डोमिनेट करता है? गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है ना, गैमेट डोमिनेट करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। यहां पर क्या है? हैप्लॉन्टिक यानी अलगा के केस में जो स्पोरोफाइट है वो तो बहुत फ्यू सेल्ड होता है और वो डिपेंड होता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं होता है। देखिए लाइफ साइकिल मैंने बना रखी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें देखो मैंने जो ब्लैक से बना रखा है ना, सिर्फ एक स्टेज दिखा रखी, क्योंकि ये तो सिनगैमी और मियोसिस ये तो प्रोसेस होता है। जाइगोट क्या है? एक सिंगल फ्यू सेल्ड जाइगोट बनता है, किसमें? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, अलगा के केस में। तो जाइगोट कैसा है? स्पोरोफाइट है, और उसके अलावा देखो स्पोर बना, स्पोर फिर गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोफाइट ने मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, मेल गैमेटोफाइट एंथ्रेजॉइड बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एग बनाएगा, फिर वो आपस में फ्यूज करेंगे तब सिनगैमी होगा। यही तो हो रहा था। देखो तो गैमेटोफाइट बेटा इसमें कैसा था? फ्री लिविंग था, फ्री लिविंग स्टेज थी, फोटोसिंथेसिस और डोमिनेंट है, किसमें? हैप्लॉन्टिक में। लेकिन स्पोरोफाइट कैसा था? बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। स्पोरोफिटिक स्टेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय सिंगल सेल्ड जाइगोट। देखो सिंगल सेल्ड जाइगोट, दिस फेज डू नॉट शो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यानी यहां पर, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है मियोसिस अकर इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ये देखो अभी मैंने बनाया इसमें, ये देखो जाइगोट में मियोसिस हुई तो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और ये स्पोर फिर फर्दर क्या बना देगा?
बेटा ये स्पोर फर्दर बनाएगा गैमेटोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज होता है अलगा के केस में। देखो सॉरी, दिस स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, है ना। और ये प्लांट बॉडी कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये ज्यादातर जो अलगा है उसी में पाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अलगा में, नहीं, सारे अलगा में नहीं होता है, ज्यादातर अलगा में होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, वॉल्वॉक्स है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, याद है कुछ, ये सारे के सारे बेटा ग्रीन अलगा है। कुछ याद आ रहा है, पढ़ रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन लगाया तुम लोगों ने बेटा। जो आज तो ये चैप्टर का वैसे कंप्लीट हो जाएगा, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं, मोनेरा में हूं चाहे इसमें जिम्नोस्पर्म तक पढ़ाया है, क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चन लगाया, सॉल्व किया आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करिए बेटा, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये बेटा है आपके जो भी स्पर्मेटोफाइट्स होती हैं ना, यानी सीड फॉर्मिंग प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें पाया जाता है। और एक अलगी भी है, उसमें भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उसे फ्यूकस कहते हैं। देखो ब्राउन अलगा होता है, ठीक है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, ये देखो, ये देखो, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें आप पूरी लाइफ साइकिल में किसको डोमिनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं स्पोरोफाइट को। हाँ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें स्पोरोफाइट कैसा होता है बेटा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, वो मैंने डायग्राम बना रखा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसा है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट फेज है। यानी जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है, गैमेटोफिटिक कैसा होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, है ना, विच इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। एक तरह से तुम ये ऐसे समझो, ये एक तरह से जो हैप्लॉइड का एकदम अपोजिट है। हैप्लॉइड में क्या था, हैप्लॉइड में क्या था, जो गैमेटोफाइट है एन, वो डोमिनेट कर रहा था, वो फोटोसिंथेटिक था, वो फ्री लिविंग था, फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस था। और हैप्लॉइड में स्पोरोफाइट सिंगल और सिंगल सेल था और टोटली डिपेंड था गैमेटोफाइट पे। यहां आ जाओ डिप्लॉन्टिक में, यानी जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पाया था, यहां उसका अपोजिट है। डिप्लॉन्टिक में क्या है कि जो डिप्लॉयड है, यानी जो 2n है, मतलब स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो फ्री लिविंग है। और यहां पर जो गैमेटोफाइट होता है वो बेटा टोटल का टोटल किस पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट पे। देखो, विच इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिपेंड अपॉन। इसका एग्जांपल क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, सारे एंजियोस्पर्म, सारे जिम्नोस्पर्म, और एक अलगा है जिसे हम लोग फ्यूकस कहते हैं, जो ब्राउन अलगा है। ये बेटा ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने पढ़ाते वक्त साफ कह दिया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द अलगा में पाए जाते हैं, कंप्लीट अलगा में नहीं पाए जाते। अब यही एक लाइन लिख दी और कह दे बताइए इसमें गलत क्या है, सही क्या है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड में हम लोग चलते हैं, जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा ये आपके ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट कंडीशन वेयर बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, दोनों फेज, चाहे स्पोरोफाइट हो चाहे गैमेटोफाइट हो, वो दोनों मल्टीसेलुलर होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज का मतलब ये होता है कि जैसे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट होता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट होता है। चलो अब सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा के केस में देखते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, गैमेटोफाइट जाहिर सी बात है डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है। देखो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे डिपेंड नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी मतलब स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है, ये मतलब है।
जैसे अगर हम लोग देखो ह्यूमन में, हम लोग अपने पेरेंट्स पे पूरे तरीके से डिपेंड है। पहले तो हम लोग 9 महीने अपने मदर के वूम में रहते हैं ताकि नरिशमेंट मिल सके, डेवलपमेंट हो सके प्रॉपर। उसके बाद जब डिलीवरी होती है, उसके बाद हम कई साल तक, है ना, अगर देखा जाए तो 3-4 साल 5 साल तक प्रॉपर तरीके से, वैसे तो जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम जब तक 18-20 साल तक हो जाते हैं तब तक हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, है ना, पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं अलग अलग तरीके से। तो इन डिपेंडेंसी का मतलब यही है ना। तो यहां पर अगर वो कह रहा हूं कि ये फ्री लिविंग है या इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं होता, फोटोसिंथेटिक होता है, थायरॉइड है, इरेक्ट है। लेकिन टेरिडोफाइटा का मामला, वो स्पोरोफाइटा का मामला क्या होता है, मल्टीसेलुलर तो होती है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है ना, शॉर्ट लिव्ड होती है। और कुछ केस में ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, कुछ केस में नहीं होती। जैसे स्पोरोफाइट इज टोटली, है ना, टोटली लिवर वॉर्ट के केस में स्पोरोफाइट जो है वो टोटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, लेकिन हॉर्न वॉर्ट और मॉस केस में वो पार्शियली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे अपने नरिशमेंट के लिए। तो ये तो हो गया आपका क्या बेटा, ब्रायोफाइटा। अब नेक्स्ट आ जाइए टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है, डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा और वैस्कुलर प्लांट होता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा तक तो वैस्कुलर प्लांट्स होता नहीं, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। और इट ऑल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक इंडिपेंडेंट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। ये भी इंडिपेंडेंट होता है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इन मोस्ट ऑफ द अलगा लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, जो बात मैं आपको कह चुका हूं, बट अलगी लाइफ साइकिल, बट सम ऑफ द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑल्सो, यानी अलगा तीनों तरह का हो गया, हैप्लॉन्टिक भी, डिप्लॉन्टिक भी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी उसमें। लेकिन मेन लाइफ साइकिल कौन सी होगी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सा होगा उसमें, हैप्लॉन्टिक होगा। तो कुछ ऐसे होते हैं अलगा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं, जैसे इक्टोकार्पस, कैल्प, लैमिनेरिया, ये बेटा ब्राउन अलगा होते हैं, या पॉलीसिफोनिया, ये रेड अलगा होते हैं। तो अलगी में भी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के कुछ एग्जाम्पल है, 3 ब्राउन अलगा का और 1 रेड अलगा का मैंने आपको दिया। और ये बेटा मैंने आप लोगों को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बना रखी है, जो कि आपके ब्रायोफाइटा में और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। वैसे लाइफ साइकिल मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से दी हुई थी, और इस बेसिस पे क्योंकि मेडिकल में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए मैंने ये बनवा दिया। अदरवाइज मैं चैप्टर टॉपिक पढ़ा रहा था, उसको मैंने बहुत क्लियर करके आप लोगों को वहां पढ़ाया था। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर यानी प्लांट किंगडम एक बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। 5 क्वेश्चन हर बार मेडिकल में इससे आते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है 5 का मतलब 20 नंबर का हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो आता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर कुछ छूट गया है तो फिर से नोट्स उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहेंगे सर आप जो बोल रहे हैं सब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, असल में ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्लांट का जो शुरू की जो 2 यूनिट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching my video.